नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा। यह बीपीएससी हिंदी साहित्य में यूपीएससी हिंदी साहित्य में यह तो टॉपिक लगा ही हुआ है। राजभाषा अधिकारी बनने की दृष्टि से जो प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस टॉपिक से एक दो सवाल मल्टीपल चॉइस में भी, यहाँ तक कि निबंध टाइप में भी यह पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा। शुरू करने से पहले आप लोग से एक मेरा सवाल है कि क्या हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है या राष्ट्रभाषा का, या दोनों का दर्जा प्राप्त है? इस पर हम लोग वीडियो के बीच में बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा दोनों की देख लेते हैं। राजभाषा, राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजकाज इसलिए कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। वर्तमान समय में इसे इस रूप में देख सकते हैं कि वैसी भाषा जिसका प्रयोग कार्यालयीन कार्यों के लिए होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार के कई सारे कार्यालय हैं। उन कार्यालयों में आधिकारिक रूप से जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे पत्राचार इत्यादि के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य को पत्र लिखने के लिए, भारत सरकार द्वारा किसी राज्य को पत्र लिखने के लिए, या अन्य जो कार्य हैं, नोटिस देने के लिए, सूचना देने के लिए, इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी वैसी भाषा जो कि शासन के द्वारा प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। शासन जो है अपने कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे राजभाषा कहते हैं। इसे इस रूप में भी विविध रूपों में कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी भी राष्ट्र में कमोवेश वहाँ की आम जनता द्वारा सर्वत्र प्रयोग की जाती है। कमोवेश यानी थोड़ी या अधिकाधिक मात्रा में। जैसे उदाहरण के लिए मैं देना चाह रहा हूँ बस एक उदाहरण। जैसे मान लिया अगर हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो भारत के दक्षिण में अगर वो थोड़ी प्रयोग की जा रही है, उत्तर भारत में वो बहुत ज़्यादा प्रयोग की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी प्रयोग की जा रही है, तो ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं जो किसी राष्ट्र के निवासियों के द्वारा कमोवेश यानी कि थोड़ा या ज़्यादा संपूर्ण राष्ट्र के निवासियों के द्वारा जिसका कि प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो यह राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा का अंतर या उसकी परिभाषा है। अब हम लोग दोनों का अंतर देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, राजभाषा में क्या अंतर है और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। प्रयोग क्षेत्र, विविध मानदंडों पर हम लोग देखते हैं। प्रयोग क्षेत्र जो है, राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र क्या है, वो सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, वो व्यापक होता है। इसका प्रयोग क्षेत्र क्या है, बहुत सीमित होता है, यानी कि सरकारी कार्यालयों में इत्यादि में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है, सरकारी कार्यालयों में इसका प्रयोग किया जाएगा, परिवहन विभाग में किया जाएगा, डिफेंस डिपार्टमेंट में किया जाएगा, और आपको विविध बैंकों इत्यादि में किया जाएगा। इसका प्रयोग क्षेत्र जो है बहुत सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र राजभाषा की तुलना में व्यापक होता है और ऐसे भी बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। दूसरा अंतर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या है, भावनात्मक लगाव को लेकर। राजभाषा को लेकर जो है भावनात्मक लगाव वहाँ की जनता में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। राजभाषा को लेकर भावनात्मक लगाव न होने की स्थिति क्या है, कब आएगी? भावनात्मक लगाव तब नहीं हो सकती है जब कोई राजभाषा किसी राष्ट्र में विदेशी हो। यानी कि राजभाषा जो है किसी भी राष्ट्र में, राजभाषा कोई विदेशी भाषा भी उस राष्ट्र की राजभाषा हो सकती है। और ऐसी स्थिति में जबकि कोई विदेशी भाषा किसी राष्ट्र की राजभाषा बन जाती है, तब वहाँ की आम जनता का उस भाषा से भावनात्मक लगाव नहीं हो सकता है। और हो भी सकता है कब, जब उसी राष्ट्र की कोई भाषा राजभाषा के पद पर आसीन हो, तो उससे भावनात्मक लगाव हो सकता है। तो राजभाषा के क्षेत्र में क्या है, भावनात्मक लगाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जबकि राष्ट्रभाषा के क्षेत्र के संदर्भ में क्या है, वहाँ की राष्ट्र की जनता का राष्ट्रभाषा से भावनात्मक लगाव अपरिहार्य है, यानी कि उससे भावनात्मक लगाव होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा से वहाँ की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं,
वो जुड़े होते हैं और उनकी अभिव्यक्ति उसी राष्ट्रभाषा के माध्यम से होती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा जो है उससे किसी राष्ट्र के लोगों की जो है संस्कृति जुड़ी होती है, भावनाएं जुड़ी होती हैं, रीति रिवाज जुड़े होते हैं। तो इन सब के कारण भावनात्मक लगाव राष्ट्रभाषा के संदर्भ में वहाँ की जनता का होना ही होना है, जबकि राजभाषा के संदर्भ में हो सकता है वहाँ की जनता का उस राजभाषा से भावनात्मक लगाव हो, नहीं भी हो सकता है। होने की स्थिति क्या है, जैसे अभी हिंदी वर्तमान में भारत की राजभाषा है, तो जब इसी राष्ट्र की है हिंदी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों की इस राजभाषा से भावनात्मक लगाव है। नहीं होने की स्थिति कब थी, जब कोई विदेशी भाषा राजभाषा बन गई थी। जैसे अकबर से लेकर मैकाले तक भारत की जो राजभाषा थी वो फारसी थी और मैकाले से लेकर 1947 तक भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की आम जनता का उससे जो है भावनात्मक लगाव नहीं है। तीसरा पॉइंट है, जैसा कि दूसरे ही पॉइंट में मैंने बता दिया, राजभाषा कोई विदेशी भाषा भी राजभाषा हो सकती है, जैसे कि फारसी विदेशी भाषा या अंग्रेजी। भारत के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ कि कोई विदेशी भाषा भी राजभाषा हो सकती है, जैसे कि फारसी हुआ या अंग्रेजी हुआ। भारत की राजभाषा बहुत लंबे समय तक रही और दोनों ही विदेशी भाषाएं हैं, भारत में इनका जन्म नहीं हुआ है। जबकि राष्ट्रभाषा किसी भी स्थिति में विदेशी भाषा नहीं हो सकती है। कोई भी किसी भी देश की राष्ट्रभाषा वहीं की होगी, उसका जन्म उसका विकास उसी देश में होगा। तो राष्ट्रभाषा जब भी होगी स्वदेशी होगी, जबकि राजभाषा विदेशी भी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण अंतर दोनों के बीच क्या है, अभिव्यक्ति के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति के क्षेत्र जो हैं ये बहुत ही सीमित होते हैं। राजभाषा में अभिव्यक्ति के जो क्षेत्र हैं वो बहुत सीमित होते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा क्या है, जीवन के हर क्षेत्र में हर पहलू में राष्ट्रभाषा का दखल होता है। यानी अभिव्यक्ति का जो क्षेत्र है वो क्या है, बहुत ही व्यापक होता है। राजभाषा क्या है, पत्र लिखने इत्यादि के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी को नोटिस देने के लिए कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति का क्षेत्र इसका क्या है, बहुत सीमित है। जबकि राष्ट्रभाषा का हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, लोरी गाने के लिए भी कर सकते हैं, लोरी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। राजभाषा में लोरी की रचना नहीं की जा सकती है, जबकि राष्ट्रभाषा में लोरी की रचना की जा सकती है, उसको गा के बच्चे को सुलाया जा सकता है। वहीं जो कि अगर किसी का शादी विवाह हो रहा है तो उसमें मंगल गान इत्यादि में भी, यानी जीवन के हर क्षेत्र में जो है राष्ट्रभाषा की दखलंदाजी होती है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव राष्ट्रभाषा का होता है। तो अभिव्यक्ति का जो इसका क्षेत्र है वह बहुत ही व्यापक हो सकता है। लोरी इसमें रची जा सकती है, महाकाव्य रचा जा सकता है, बिरुदावली रची जा सकती है, प्रशस्ति पत्र रचा जा सकता है। तमाम चीज़ें जो हैं जीवन का हर क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे अछूता रहा हो। तो ये क्या है, इसके अभिव्यक्ति का क्षेत्र जो है, पहला था प्रयोग क्षेत्र, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, और ये अभिव्यक्ति का क्षेत्र है। अभिव्यक्ति का क्षेत्र राजभाषा का सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा जो है हर क्षेत्र में प्रयोग की जा सकती है, की जाती ही है। पांचवा अंतर हम लोग देखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण, साहित्यिकता के अर्थ में। राजभाषा में साहित्यिकता क्या है, शून्य होती है। राजभाषा में साहित्यिकता नहीं होती है। रूढ़ जो होते हैं, उसके शब्द जो रूढ़ होते हैं, रुक्ष होते हैं। राजभाषा के जो शब्दावली है निश्चित बनी बनाई शब्दावली होती है, उसी का प्रयोग करते हैं। उसमें मुहावरों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, लालित्य के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे कि मान लिया किसी को नोटिस दे रहे हैं, कोई सरकारी नोटिस दिया जा रहा है, कोई कोर्ट किसी को नोटिस दे रहा है, उसमें यदि मुहावरे का प्रयोग कर दिया गया तो अर्थ का अनर्थ न हो जाए, इसलिए भी किया जाता है कि एक निश्चित शब्दावली बनाई जाती है राजभाषा में। किसी एक खास क्रिया के लिए, किसी एक खास काम के लिए एक निश्चित शब्द बनाए जाते हैं और वही पूरे राष्ट्र में प्रयोग किए जाएंगे राजभाषा में। तो राजभाषा में क्या होता है, साहित्यिकता का घोर अभाव होता है, साहित्यिकता नहीं के बराबर होती है। बने बनाए शब्दावली होते हैं, शब्द समूह होते हैं, बने बनाए व्याकरण होते हैं, रूढ़ होता है ये, और रुक्ष भी होता है। इसमें लालित्य का बहुत ज़्यादा स्थान नहीं होता है। जबकि राष्ट्रभाषा जो है वो क्या है, साहित्यिक होती है, मुहावरेदार होती है, साहित्यिक मुहावरेदार होती है, लालित्य से भरा होता है, उसमें साहित्य की रचना की जा सकती है। राजभाषा में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। साहित्य जैसे अगर ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें कुछ ऑफिशियल बुक्स वगैरह लिखे जा सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर राजभाषा में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। इसके बने बनाए शब्दावली होते हैं। जबकि राष्ट्रभाषा के संदर्भ में क्या है,
यह जो है मुहावरेदार है, लालित्यपूर्ण होती है और ये क्या है कि बहुत ज़्यादा सरस होती है, रुक्ष नहीं होती है। तो यह राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा जो प्रमुख अंतर थे हमने वो देखा। पहले हमने परिभाषा देखी और यह अंतर देखा। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने योग्य है वह यह है कि ऐसी स्थिति, अंतर की स्थिति कब आएगी? तभी आएगी जब राजभाषा और राष्ट्रभाषा दो अलग अलग हों। यदि राष्ट्रभाषा ही राजभाषा के पद पर आसीन होगी तब इसमें से बहुत सारे अंतर जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ अंतर जो हैं बचे ही रहेंगे। यदि राजभाषा, कोई राष्ट्र की भाषा ही राजभाषा बन जाती है, जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं हिंदी, राष्ट्रभाषा भी लगभग है और राजभाषा भी है, तो क्या है, राष्ट्रभाषा ही राजभाषा यहाँ है। तो इसमें कई सारे जो अंतर हैं, प्रयोग क्षेत्र हिंदी, ये वाला अंतर जो है ये खत्म हो जाएगा, भावनात्मक लगाव वाला अंतर जो है अंतर खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ अंतर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बचा रहेगा। यह मैं बोल रहा हूँ कि वैसी स्थिति में जब राष्ट्रभाषा ही राजभाषा के पद पर आसीन हो तब ये अधिकांश जो अंतर है वो खत्म हो जाते हैं। फिर भी कुछ अंतर, जैसे कि साहित्यिकता, एक साहित्यिक हिंदी और राजभाषा हिंदी दोनों बहुत अंतर होती है। तो ये जो अंतर बताया गया है वो इस स्थिति में बताया गया है कि जब राष्ट्रभाषा और राजभाषा दो अलग अलग भाषाएं हों, दोनों की एक होने की स्थिति में, यानी वही भाषा जो राष्ट्रभाषा भी है राजभाषा अगर बनाई जाती है, तब इसमें कई सारे अंतर खत्म हो जाएंगे, लेकिन सारे अंतर खत्म नहीं होंगे। जैसे कि साहित्यिकता, हिंदी राजभाषा भी लगभग है और वही जब राजभाषा के पद पर आसीन होती है तो दोनों की हिंदी में काफ़ी अंतर होता है। अब हम लोग देखेंगे अंत में कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। राजभाषा जो है वो किसी देश की राष्ट्रभाषा पर गहरे प्रभाव डालती है। राष्ट्रभाषा पर, राजभाषा किसी देश की राष्ट्रभाषा पर गहरे प्रभाव डालती है। कैसे डालती है? राजभाषा यानी कि राष्ट्रभाषा को गहरे रूप से प्रभावित कैसे करती है? राजकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है नौकरी के अवसर ज़्यादा होते हैं, नौकरशाह वर्ग, उच्च वर्ग उसी भाषा का प्रयोग करता है। नौकरी के अवसर ज़्यादा होने के कारण जो है आम जन उस भाषा के प्रति आकर्षित होता है और उसको सीखने का प्रयास करता है। इस प्रकार से राजभाषा किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा के स्वाभाविक विकास में बाधक सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की आम जनता की रुचि जो है राष्ट्रभाषा जो प्रयोग करता है उसको राष्ट्रभाषा छोड़कर राजभाषा सीखना चाहेगा, क्योंकि उसमें उसका रोटी जुड़ा हुआ है, नौकरी जुड़ा हुआ है, नौकरी के अवसर उसमें जुड़े हुए हैं। तो राजभाषा राष्ट्रभाषा पर प्रभाव डालती है और उसके स्वाभाविक विकास को बाधित करती है। साथ ही साथ दूसरा क्या है, उच्च वर्ग, नौकरशाह वर्ग जो है राजभाषा का प्रयोग करता है आमतौर पर, क्योंकि वह इसी से जुड़ा है। कार्यालय में ही उसकी ज़िंदगी आधे से ज़्यादा गुजर जानी है। 24 घंटे में 8 घंटे सोएगा, 10 घंटे कार्यालय में रहेगा। तो उच्च वर्ग जो है क्या प्रयोग करता है वो राजभाषा का प्रयोग करता है। अपने सामान्य जीवन में भी वो शब्दावलियाँ उसकी आ जाती हैं। तो इसी उच्च वर्ग की नकल करने के लिए सामान्य वर्ग भी जो है राजभाषा, यानी कि अपना स्टेटस को उठाने के लिए जो है वो राजभाषा का प्रयोग अपने दैनंदिनी में करने लगता है। तो इससे भी राजभाषा राष्ट्रभाषा के विकास को हैम्पर करती है, प्रभावित करती है। भारत के संदर्भ में वर्तमान में हम देख सकते हैं भारत की राजभाषा हिंदी है, साथ ही साथ अंग्रेजी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत का जनसामान्य तबका जो है क्या है, अंग्रेजी के प्रति थोड़ा उसका झुकाव रहता है, रुझान रहता है। पढ़ाई लिखाई जो है अंग्रेजी में बच्चों को करवाना पसंद करता है। इस तरह से वो मानता है कि उसका स्टेटस उठ रहा है। अंग्रेजी बोलने में आज भी वर्तमान में लोग काफ़ी, कुछ समय पहले तक काफ़ी गर्व की अनुभूति करते थे और वो बड़े गर्व से बोलते थे, बड़े बड़े हिंदी के फिल्मी सितारे, कि माई हिंदी इज़ वेरी वीक। अभी हाल ही फिलहाल में एक अभिनेत्री अनन्या पांडे ने बयान दिया था माई हिंदी इज़ वेरी वीक, जिसके लिए उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया था कि वही हिंदी जो आपको रोटी प्रदान कर रही है उसको आप मुंह बना बना के बोल रही हैं कि माई हिंदी इज़ वेरी वीक। खैर, तो यहाँ पर क्या है, प्रगति में राजभाषा जो है राष्ट्रभाषा पर प्रगति को हैम्पर करता है। आम जन जो है अपना स्टेटस उठाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उस उच्च वर्ग की नकल करता है जो राजभाषा का प्रयोग करता है, और इस प्रकार से राष्ट्रभाषा जो है छिन्न होती जाती है। तो यह था कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो और अंत में कि हिंदी का क्या स्टेटस है। तो हिंदी, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, हिंदी जो है संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का
दर्जा दिया गया है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का संविधान में दर्जा नहीं दिया गया है। तो यह कुछ कुछ वैसा ही है, किसी को हम चाचा जैसा मान सकते हैं, चाचा का दर्जा दे सकते हैं, 2-4 लोगों को चाचा का दर्जा दे सकते हैं, बाप का दर्जा 5 लोग को नहीं दे सकते हैं, पिता तो एक ही होते हैं। तो इसी तरह से हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा भले ही दिया गया हो, लेकिन यह कमोवेश भारत की राष्ट्रभाषा भी है। तो यह हमारा राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा था। आई होप मैं दोनों के अंतर को स्पष्ट कर पाया होऊंगा। अभी मेरी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तो कुछ कमियां त्रुटियां रही होंगी, तो आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को दिखलाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।